बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम, फ़िज़ा है मेरा नाम। ये बोलते हुए आज मुझे कोई इतनी खुशी नहीं हो रही है। अजीब सा दिन, पता नहीं अल्लाह ताला सारा दिन अच्छा गुजारे, उम्मीद तो है, मगर मूड वाकई ऑफ हो गया। घर से निकल रही थी तो कल बिल आ गया था, तो इत्तेफाक से देखा नहीं, बच्चों ने लिया, स्टाफ ने लिया, तो वो रख दिया किचन कैबिनेट पे। अब सुबह नाश्ता करते वक्त जब जैसे ही मैंने वो कैबिनेट खोला है तो वो बिल मेरे हाथ लग गया। मैंने कहा मैं तो घर थी कोई नहीं, मैं कहाँ थी, मैं तो लंदन थी, पूरा महीना तो मैं वहाँ गुजार के आई हूँ। फिर ये मेरा लाख रुपए का बिल वो आया कैसे? मैं तो कोई बिजली इतनी महंगी हो गई अब, जब मतलब घर में ही नहीं थे, घर इस्तेमाल नहीं किया, एसी नहीं चले, कुछ नहीं, उसके बावजूद अगर लाख रुपए का बिल आ रहा है, तो अब अगर मैं घर में रह रही होती तो फिर और एसी चल रहे होते, फिर क्या होता? क्या करेंगे हम? किस तरह से पे करेंगे ये सारे बिल? चलो मेरी तो नौकरी लगी हुई है, मैं किसी न किसी तरह पे करूँगी। और भी ज़िंदगी के बहुत से कोई अखराजात होते हैं, ज़िंदगी के कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पे आप कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, कहीं पैसा जमा कर रहे होते हैं, कहीं किसी को देना होता है, कोई बाकी मामलात होते हैं। मगर अब ये क्या होगा? चलो मैंने दे दिया, बाकी लोग कैसे पे करेंगे? फिर वही हरकतें शुरू हो जाएंगी। कोई खंबे पे चढ़ा है, जाके वहाँ पे चीखें चिल्ला कर रहा है कि भाई बिजली का बिल पे नहीं कर पा रहे तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। कितने तमाशे, कितने अखबारातों में ऐसी ऐसी न्यूज़ मिली है। घर छोड़ के भाग जाते हैं, मियाँ बीवी बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं कि भाई हमसे घर के अखराजात नहीं उठ रहे, घर के बिल पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं तो जा रहा हूँ घर छोड़ के। तो क्या करे इंसान? आप लोग के बिल आ गए बिजली के? तुम्हारा कितना आया? 40,000। देखो, और तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? 40 ही है। पूरा हो गया, पूरा हो गया। 40,000 मेरे भाई की तनख्वाह है और 40,000 बिल आया है। पता नहीं कैसे पूरा करेंगे। तुम्हारा भी यही कुछ हाल होगा। कितना आया बिजली का बिल? 18,000। कितने मरला है? 18,000। कितने मरला पे? तीन मरला पे घर है, 18,000 रुपये। और तुम्हारी तनख्वाह अब ये ना कह देना 18 ही है? 35,000। 35,000 में 18 निकाले, कितना बच गया? अब इस 17,000 में बच्चे हैं कितने? 2 बच्चे हैं। ये कैमरामैन वगैरह, ये मेरे जो भाई हैं ना, जो मेरी टीम के, दूर की बात है, मैं अपनी टीम की बात बता रही हूँ, ठीक है। अब 17,000 रुपये में वो घर का खर्च कैसे चलाएगा? मेरे अपने ग्रॉसरी का मैं आपको बताऊँ ना, सिर्फ मैं और मेरी फराल रहते हैं घर में, कोई नहीं, तो ग्रॉसरी का बिल बता दूँ आपको मैं। और उसके बावजूद अब ये बच्चों की, इनकी स्कूल की फ़ीसें भी होंगी, चीज़ें भी होंगी। अगर घर में कोई एक बंदा कमाने वाला है, वो कहाँ से भाई 40,000 पे कर रहा है, 18,000 पे कर रहा है? ये थोड़ी ना होता यार। ये बात मैं इधर मिसाल रख के इसलिए बता रही हूँ कि मैं आपकी आवाज़ बन रही हूँ। मैं हुकूमत से अपील करना चाहूँगी, काइंडली, मैं कल अपना शो भी इस पर करूँगी कि काइंडली प्लीज़ आप ये इस पर गौर कीजिए। आवाम जो है ये फुड़क के मर जाएगी, बिना पानी की मछली जैसे तड़पती है ना, वैसे मर जाएगी। प्लीज़ हम पे कुछ रहम कीजिए, हमारा ख्याल कीजिए। ये इतने बिजली के बिल्स हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हम किधर जाएंगे? हम बेचारे हैं भाई। कितनी औरतें होंगी बेचारी, सिंगल मदर होंगी, डिवोर्स्ड होंगी, ठीक है, काम कर रही होंगी अपने बच्चों के लिए, अगर बच्चे होंगे, या अपनी लाइफ के लिए, या घर चलाने के लिए। उन औरतों पे रहम कीजिए। कितनी मुश्किलों से गुजरेंगी, किस वक्त से गुजरेंगी। खैर, सुबह तो ये होना ही था। ये जो मेरे साथ हुआ, तो मुझे पता है जिस जिसके घर बिल आए उनके साथ यही हुआ होगा, इसलिए मैंने दुख शेयर कर लिया। आप मैं एक ही हैं, क्योंकि बिल आता है ना तो खून की कमी शदीद हो जाती है। यकीन कीजिए, अच्छा खाती पीती हूँ मैं, अच्छी ग़िज़ाएँ लेती हूँ, मगर एकदम से ऐसा लग रहा है खून की कमी हो गई ना सबको बिल देख के। नहीं, मेरा यही हाल है। और जब खून की कमी हो जाए ना नाज़रीन, उसके लिए फिर किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसलिए मैंने आज बुलाए अपने मेहमान ऐसे जो ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, नासिर अब्बास बुखारी, हेमेटोलॉजिस्ट, जो हमें ख़ास तौर पे ये बताएंगे कि जब आपकी खून की कमी हो जाए और आपको या एनामिक हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, किस तरीके से आप अपने खून की कमी को पूरा कर सकते हैं, और हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी बॉडी में खून की कमी हो रही है। तो चलिए जी, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नासिर। सॉरी, आपने टुकड़े तो सुन लिए, मगर हमारे खून की कमी के लिए कुछ इलाज भी बता दीजिए। ये खून की कमी क्या होती है, इसकी वजूहात क्या है, एनीमिया क्या चीज़ है, इसके बारे में देखने वालों को बता दें। देखिए, एनीमिया की यहाँ बात है कि आपको पता है खून के हमारे 3 हिस्से हैं।
रेड सेल जिसकी वजह से हमारा खून रेड नज़र आ रहा होता है, दिस इज़ हीमोग्लोबिन जिसकी वजह से खून हमारा रेड नज़र आता है। और ये वो चीज़ है जो ऑक्सीजन को कैरी कर रही होती है, ऑक्सीजन को सर्कुलेट कर रही होती है और एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। बाकी खून का दूसरा हिस्सा वाइट सेल्स होते हैं, वो वाइट कलर के होते हैं और उनका काम इन्फेक्शन से बचाना होता है। और तीसरा प्लेटेट्स होते हैं। मगर एनीमिया जो है ये उस रेड सेल की कमी है, उस सुर्ख खून की कमी है जो ऑक्सीजन को लेके जा रही होती है। और आपको मालूम है कि ऑक्सीजन वो हिस्सा है, वो चीज़ है जो हमारी बॉडी के हर सेल को चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी किसी भी वजह से तो ज़ाहिर बात है वो सेल डेड होने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो ब्रेन के हों, चाहे हार्ट के हो, चाहे लंग के हों। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर खून की कमी है, यानी कि एनीमिया है, सुर्ख खून की कमी है, तो हमारे बॉडी का हर सिस्टम मुतासर होना शुरू हो जाएगा। और नतीजा ये होता है कि डिफरेंट एज के अंदर डिफरेंट साइन सिम्टम्स आते जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी, ग्रोथ कम होना शुरू हो जाएगी, वेट कम होना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा। चलने पे अगर हमारे फेफड़ों में, लंग्स में ऑक्सीजन नहीं जा रही होगी, वहाँ से नहीं ले सक रहे होंगे, तो हम ज़रा से चलेंगे हाँफना शुरू हो जाएंगे। बच्चे अगर देखते हैं खून की कमी वाले, तो हम देखते हैं कि खून ज़रा सा भागते हैं, दौड़ते हैं तो टांगों में दर्द हो रहा है। स्टेमिना की वजह से भी तो सांस फूलता है कुछ लोगों को। फिर लोग इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि हमारे खून की कमी ही हमें प्रॉब्लम दे रही है? मैंने कहा ना कि जब हम खून की कमी की बात करते हैं, खून की कमी को डिफरेंट एज ग्रुप्स में लेके जाना चाहिए, बच्चों में, एडल्ट्स में और ज़रा ओल्डर एज के अंदर। अच्छा। इन सब में साइंस सिम्टम ज़रा डिफरेंट आते हैं। बच्चों के अंदर, बच्चों में कुदरत ने ताकत रखी है कि बच्चे जब तक बिल्कुल नहीं गिर जाते, ना बिल्कुल कमी नहीं हो जाती, उस वक्त तक वो अपने साइंस सिम्टम्स नहीं देते। अच्छा। इसलिए जो बच्चे होते हैं उनमें अमूमन जहाँ से शुरुआत होती है, रात को टांगे दबाना, ज़रा सा खेलना कूदने के बाद मामा रात को टांगे दबाना, जो बहुत कॉमन साइंस सिम्टम आते हैं। क्योंकि बच्चे ने खेलना कूदना है, बच्चे बैठेंगे उसी वक्त वो जब बिल्कुल उनके खून की इतनी कमी हो चुकी है। ये भी समझती है ना कि थकावट है। नहीं, मगर ये साइंस है। अगर बच्चे को फूलना और टांगों में दर्द, अगर बच्चे को बार बार टांगों में दर्द हुआ चला जा रहा है, बच्चा ज़रा से खेलता है, हाँफना शुरू हो जाता है, या वो बाहर जाके खेलना प्रेफर नहीं कर रहा क्योंकि वो कहता है कि नहीं थोड़ा बाहर जाऊँगा मामा और फिर मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाएगी, या उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, तो ये वो साइंस सिम्टम्स हैं कि जहाँ वो भागने दौड़ने में, स्कूल एग्जर्शन पे अपने आप को बचा रहा होता है, तो बंदे को बहुत फ़ौरन जहन में आना चाहिए कहीं से खून की कमी तो नहीं है। और सर ये हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है? देखिए मैंने बताया ना, हीमोग्लोबिन खून का वो हिस्सा जो रेड कलर का है, जिसकी वजह से हमारा खून रेड है। ठीक है। ये खून का वो हिस्सा है जो ऑक्सीजन को कैरी करके जा रहा है। अच्छा। ये खून का वो हिस्सा है जिसकी वजह से एनर्जी एक से दूसरी जगह जा रही है। अच्छा। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो हम लोग खुराक जज्ब ही नहीं कर सकेंगे, हम एनर्जी ले ही नहीं सकेंगे और जिस्म के बाकी हिस्सों तक पहुंचा ही नहीं सकेंगे। ऑल बिकॉज़ ऑफ द हीमोग्लोबिन, राइट? और इसके अगर कम हो जाए बॉडी में तो क्या नुकसानात होते हैं? मैंने बताया ना कि अगर ये जिस्म के अंदर कम होती है तो ऑक्सीजन कहीं हमारी बॉडी लेके नहीं जा सकती। देखिए हमारी पूरी बॉडी को हेड टू टो, सर से लेकर पैर तक, जिस्म के हर हिस्से को ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा। हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, ग्रोथ चाहिए, हमारी आंखों को ऑक्सीजन चाहिए, हमारे हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए। अगर किसी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, वहाँ की उसकी ग्रोथ नहीं होगी, और अगर ज़्यादा कमी होगी तो शायद ऑक्सीजन ना पहुँचने की वजह से उस ऑर्गन के डैमेज शुरू हो जाए, हार्ट अटैक हो सकता है। अगर कोई एडल्ट है तो अगर ऑक्सीजन कैरी नहीं हो रही, ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँच सक रही, खून की ज़्यादा कमी हुई है, हार्ट अटैक हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँच रही। सर ये जो हमारे इंसानी जिस्म है, इस पूरी बॉडी में कितना को खून होता है? देखिए हमारी बॉडी के 10% तकरीबन खून होता है बॉडी वेट का। अगर किसी का, आपको सिंपली बता रहा हूँ, अगर किसी का बॉडी वेट 80 kg है तो जहन में रखिए तकरीबन उसमें 8 to 10 लीटर उसके अंदर खून होगा। अगर छोटा बच्चा है 20 kg का है तो जहन में रखिए तकरीबन को 2 लीटर्स तक होगा। तो तकरीबन 10% ऑफ द बॉडी वेट जो होता है वो ब्लड होता है हमारी बॉडी में, और बाकी जो होता है वो सारे ऑर्गन्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। जब ये कम होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता तो खून की कमी होना शुरू हो जाती है। और एक और चीज़ ये कि जब हमें खून की कमी होना शुरू हो जाए तो हम लोगों ने देखना कहाँ पे, ये तो साइंस सिम्टम्स हैं, हमने देखना कहाँ पे, देखने की जगह अमूमन चेहरा नहीं होता। हम कहते हैं चेहरे से पीले नज़र आ रहे हो, वो उस वक्त नज़र आना शुरू होता है जब खून की कमी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। अमूमन जो हमारी आंखों का निचला हिस्सा है, ये ज़बान और हमारे हाथ की पाम्स जो हैं, ये वो जगह हैं जहाँ पे अमूमन हमें देखना चाहिए और देखना चाहिए कि किसी को खून की कमी हुई भी है। जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं इनमें जो खून की कमी हो जाती है, देखिए प्रेगनेंसी को अगर हम देखें तो प्रेगनेंसी के 2-3 वजूहत हैं खून की कमी की। एक वो जो कुछ ज़्यादातर वजूहत हैं जो प्रेगनेंसी से पहले भी होती हैं, खुराक की कमी, डाइटिंग बहुत ज़्यादा हो करना, या मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी की अगर बहुत हैवी ब्लीडिंग है उसकी वजह से। तो सबसे कॉमन रीज़न तो डिक्रीज़ इनटेक ही है। कम अगर आप खुराक ऐसी लेते हैं जिसके अंदर आयरन है, फॉलिक एसिड है, B12 है, अगर आपकी खुराक में ये तीनों चीज़ें कम हैं, चाहे वो डाइटिंग की वजह से या किसी भी और वजह से, तो ज़ाहिर बात है आपके खून पहले से कम होगा। उसके बाद जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में कुदरत का एक निज़ाम है कि खून आपका बढ़ना होता है, क्योंकि अब आपने बच्चे को भी खून प्रोवाइड करना है। और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन ब्लड के ऊपर।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज हम बात करें खून की कमी क्यों हो जाती है। अच्छा, मैं एक बात सोच रही थी, जितने जो गांव ग्राम के लोग होते हैं, देहात के लोग होते हैं, जो ऐसे रूरल एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है, उनके साथ तो ये वाले मसले नहीं होते, ठीक है, वो उनको तो खून की कमियाँ नहीं होती। ये खून की कमी सारे शहर में रहने वालों को क्यों होती है? डॉक्टर साहब, आपसे सवाल भी है। ये देखिए, हम लोग ना अपने नेचर के साथ जब खिलवाड़ करते हैं तो नुकसान तो हमें होता है। हम लोग नेचर से लड़ रहे हैं और नेचर से हम नहीं लड़ सकते। देहात के अंदर जो चीज़ हमारी सेहत और हमारी चीज़ों के लिए लाजमी है वो खुराक। देहात में खालिश खुराक का मिल जाना, खालिश सब्जियों का मिल जाना, खाली सबसे बढ़ कर देखिए, अब हम तो अपने आटे के साथ भी आटे को इतना रिफ़ाइन करते हैं कि हम उसमें से बहुत सारी चीज़ें अलग कर देते हैं। और यही वजह है कि अगर हम बहुत रिफ़ाइंड आटा खा रहे होते हैं, जिसकी हम रोटी बना रहे होते हैं, तो हमें माइक्रो न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रही होती। इसी तरीके से एक्टिविटी, खून की कमी को पूरा करने के लिए जिस्म का एक असूल है कि आप अगर उसको यूटिलाइज़ करेंगे तो चीज़ें उसमें बनती चली जाएंगी। अगर आप पड़े रहेंगे, काम नहीं करेंगे, सिर्फ गाड़ी पे जाना है, गाड़ी पे आना है, बैठना है, कुछ एक्टिविटी नहीं है, तो चीज़ें जिस्म में हमारी एक्टिव होती ही नहीं है और नतीजन कम होती चली जाती हैं। देहातों में जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, खुराक का खालिश होना, दूसरे नंबर पर सनलाइट जिसके एक्सपोजर है उनके पास, और तीसरे नंबर पर एक्टिविटी का होना। हम शहरों में बदकिस्मती से इन चीज़ों से दूर हो गए और ये सारी चीज़ें लाजिम हैं हमारे खून के बनने के लिए और हमारी एनर्जी को प्रोवाइड। अब जैसे यहाँ पर शहरों में तो हमें हल्की सी स्वेटिंग शुरू होती है तो हम एसी खोल के बैठ जाते हैं। अब वो अपनी बॉडी को यूटिलाइज करते हैं, धूप में भी जाते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, स्वेटिंग भी होती है जिस्म से। तो अगर हम शहरों में हैं तो फिर हमें जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज कर। देखिए, अगर हम बॉडी को यूटिलाइज नहीं करेंगे ना, बॉडी प्रोड्यूस भी नहीं करेगी। तो इसलिए लाजमी है कि हम अपनी खुराक पर तवज्जो दें, एक्टिविटी पे तवज्जो दें और सन एक्सपोजर पे। आप देखें कि हमारी ज़िंदगी इस तरह हो गई है कि हम अंधेरे से निकलते हैं, अंधेरी गाड़ी में बैठते हैं और अंधेरे ऑफिस में आके बैठ जाते हैं। हम लोगों को सनलाइट की एक्सपोजर है ही नहीं। तो इसलिए देखिए, जो है ना, अगर हम बात करें खून की कमी के अंदर, तो बच्चों में खून की कमी की सबसे बड़ी वजह दूध का ज़्यादा पीना है। ये जो होता है ज़्यादा पीना, यस, सिर्फ दूध हमारे लिए लाजमी है 6 माह तक जब हमने ज़्यादा पीना है। उसके बाद अगर हम दूध ज़्यादा पिएंगे, माएँ हमारे पास अक्सर आई हुई होती हैं कि बच्चों में खून की कमी हुई हुई है, बच्चा, आपको अंदाज़ा है, मैंने कहा ना कि बच्चे जब बिल्कुल गिर जाते हैं तब वो आते हैं। उनकी HB तो तकरीबन 5-6 पे आ जाती है, तो माएँ लेके आती हैं कि देखें हमारा बच्चा ज़रा पीला लग रहा है और इसको क्या हुआ है। और उसकी जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह एक ही होती है, दूध के अलावा कुछ नहीं लेता। हम कहते हैं कुछ नहीं ले रहा, दूध तो ले लेगा ना। डॉक्टर साहब कुछ और तो खा ही नहीं रहा था, मैंने कहा दूध ले लें। एक कितने जी 5 फीटर पी रहा है, 10 फीटर पी रहा है। मुझे बताएं, 2-2, 3-3, 4-4 लीटर तो बड़ा दूध नहीं पी सकता। बड़े को आप, छोटे को आप पिलाते चले जाते हैं। बच्चों में सबसे बड़ी वजह दूध का ज़्यादा पीना। उसके बाद ज़रा जब बड़े हो जाते हैं, उनके अंदर जो चीज़ होती है दोबारा वही एक्टिविटी का कम होना और खुराक में सिर्फ जंक फूड लेते रहना। अच्छा। अगर जंक फूड लेंगे, सिर्फ मैंने कहा ना, बिस्किट्स हो गए, चीज़ें हो गई, चॉकलेट्स हो गई, सारी रिफाइंड है, इसमें से हम सारी काम की चीज़ें निकाल चुके होते हैं। तो बहुत छोटे बच्चे जैसे कि में 4-5-6 साल तक के दूध का ज़्यादा पीना, उसके बाद जंक फूड का ज़्यादा लेना, नेचुरल फूड का ना लेना। ठीक। उसके बाद कुछ कॉल्स भी मैं चाह रही थी शामिल करूं कि अगर किसी की रहनुमाई हो सके। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? जी वालेकुम सलाम। एहसन अर्ज़ करता कराची से आपके डॉक्टर साहब माशाल्लाह होमोग्लोबिन बहुत आम चीज़ है, उसके मुताबिक बहुत अच्छा बता रहे हैं, बड़ी मालूमात में इजाफा हुआ। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि अक्सर हम देखते हैं कि डॉक्टर साहिबान जो हैं वो नाखून या नेल वगैरह देखते हैं, तो जिस्मानी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर ऐसी कौन सी अलामात हैं नाखून या स्किन या आँखों को देख के कि जिसके घर वाले या दीगर लोग या खुद आदमी महसूस कर सके कि मुझे होमोग्लोबिन की कमी है? दूसरी बात यह कि डॉक्टर के बगैर ग़िज़ाई तौर पर वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनको के लेके होमोग्लोबिन को मेंटेन किया जा सकता है? खासतौर पर शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीज अगर होमोग्लोबिन कम हो तो वो कौन से फल, ग़िज़ाएँ, सब्जियां खाएं? वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये पहले सवाल का जवाब तो डॉक्टर साहब दे चुके हैं कि लेथार्जिक हो जाएगी बॉडी, पाँव में, टांगों में दर्द होना, चक्कर आना, ठीक है, सांस फूलना, ये सारे जो सिम्टम्स है खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी के हैं। मगर उसके अलावा जो ये आप पूछे ना कि शुगर के अगर पेशेंट्स उनके अंदर कमी आ जाए, तो शुगर के पेशेंट तो बात बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, हर वक्त ही उनको तो किसी न किसी बात पे जो है ना लेथार्जिकनेस, चक्कर, ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब उनको किस तरह पता चलेगा कि उनके अंदर भी खून की कमी है? और ख़ास ग़िज़ाएँ जो उन्होंने पूछे वो भी बताओ। जी, जिस तरह उन्होंने पूछा भी भाई ने कि हम कहाँ पे देख सकते हैं, डॉक्टर कहाँ पे देखते हैं, तो मैंने शुरू में बताया था कि चेहरा देखने की जगह नहीं है कि खून कमी। आँखों का निचला हिस्सा, ये जो आँखों का निचला हिस्सा जो मैं रेड नज़र आ रहा होता है, यहाँ पे देखा जाता है खून की कमी कितनी है। अच्छा। हाथों की पाम, हथेलियाँ और टंग, ज़बान। मेरा कैसा दिख रहा है वो? आपको ठीक, दूर से इतना ठीक, बज़ाहिर ठीक लग रहा है जी, बज़ाहिर इतनी दूर से ज़ाहिर बड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन जो देखने वाली जगह हैं वो ये हैं।
कि अगर आप वैसे देख के नहीं कर सकते, अगर बाकी अलामत आ रही हैं तो देखने के लिए आपको आंखों ये वाइट होना चाहिए, अगर ये खून की कमी है वाइट नहीं होना चाहिए, रेड होना चाहिए। नहीं, खून की कमी में वाइट होना चाहिए, खून की कमी वाइट होना शुरू हो जाए। ओके, और वैसे नॉर्मली ये रेड होगा, बिल्कुल ब्राइट यानी कि रेड होना चाहिए, पिंक रेड होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। अच्छा, और दूसरा ये भी बता दें नाखून का क्या वो पूछे थे, नाखूनों के लिए जब हम देखते हैं तो यूं नहीं करके देखना चाहिए नाखूनों को। अगर हम यूं करते हैं हमारे खून की सप्लाई कम हो जाती है यहाँ पे, और आपने देखा होगा हमारा वाइट नजर आ, जब भी देखना यूं देखना है आपके जो ये नाखून वाला हिस्सा इसको रेड होना चाहिए। दो जगह जहाँ पे। तीसरे नंबर पे ज़बान को देखना चाहिए कि ज़बान आपकी वाइट तो नहीं हो रही है, अगर ज़बान आपकी वाइट हो रही है तो ये अलामत होती है। अच्छा। तो बाकी चेहरे में चेहरा जो हम देखते हैं ना, चेहरा डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट बिहेव कर रहा होता है। ज़रा बाहर जाएंगे, धूप में जाएंगे, फ्लश करेगा, रेड होना शुरू हो जाएगा, अंदर आएंगे वाइट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह जिस्म के बाकी हिस्से भी। तो ये 3-4 जगह हैं जहाँ पे खून का हम कमी को देखते हैं। कौन-कौन से होते हैं जो हम करवाते हैं? सिंपल, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल CBC 100 रुपए का टेस्ट है, उसमें हमें अंदर बहुत मोर देन 80% हमें वजह मिल जाती है कि अगर किसी को खून की कमी हुई है तो क्यों हुई है, क्योंकि सेल का साइज़ हमें बता देता है। हम CBC से देखते हैं HB कम है, हम उसके बाद सेल का साइज़ देखते हैं, MCV देखते हैं, हमें पता लग जाता है कि सेल का साइज़ छोटा है, मीन्स कि ये आयरन डेफिशिएंसी है। सेल का साइज़ बड़ा है। कॉल भी शामिल करते हैं, ग़िज़ाएं अभी हम बताएंगे। एक सवाल रहता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? मैं उमर बात कर रहा हूँ। जी उमर, क्या पूछेंगे? मैं पूछ रहा हूँ कि ये इंसान अगर दूसरे इंसान को खून देता है जी, तो उसका क्या नुकसान है? नुकसान तो कोई नहीं है मेरे ख्याल से, इसका तो फायदा है ना। देखिए ये डिपेंड करता है कि उस शख्स में खून कितना है। अच्छा, देने वाले में खून पूरा होना चाहिए। तो जब हम खून की बात करते हैं, मैं बता दूं कि क्या प्रोटोकॉल है जो बंदा खून दे सकता है। ठीक है। अगर किसी का वजन 45 kg से कम है या 50 kg से कम है, पाकिस्तान के अंदर वैसे तो इंटरनेशनल अगर हम कहते हैं 45 kg से वजन कम है, या उसकी अपनी हीमोग्लोबिन 11 से कम है, उसे खून नहीं देना चाहिए। क्योंकि अच्छा। अगर वो खून की एक बोतल पूरी देगा तो उसमें खून की खुद कमी हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि एज लेस देन 60 होनी चाहिए, वजन एटलीस्ट मोर देन 45-50 होना चाहिए, और उसकी अपनी HB मोर देन 11 होनी चाहिए। ठीक है। आखिरी सवाल, ये जो ग़िज़ाएं हम खिलाते हैं उसमें कलेजी, मैंने देखा बहुत लोग कहते हैं कलेजी खिलाएं खून बनने के लिए। देखें अभी उन्होंने पूछा था कि हम शुगर के मरीजों में, आम लोगों में क्या दे सकते हैं। मैंने कहा दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, आप नेचर की तरफ जाएँ। गोश्त, लेकिन गोश्त जो है ना, माजरत किस्म कहते हैं, जो बहुत आपके रिफाइंड किस्म का गोश्त होता है ना, इसमें इतना इसमें नहीं होता। तो आम गाय का गोश्त खाएं, कोई भी रेड मीट खाएं। अगर आप लोग फ़िश वगैरह चीज़ें वगैरह महंगी चीज़ें नहीं भी खा सकते, कोई भी रेड मीट वो भी नहीं मिल सकता। सिंपल सब्जियां, सिंपल दालें, अगर वो रिफाइंड नहीं है, सिंपल सब्जियां जो हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके अंदर बहुत अच्छी मिकदार के अंदर आयरन मौजूद है। सब पत्तों वाले जितनी सब्जियां हैं, पालक है, मेथी है, जितनी चीज़ भी हैं, इन सब में आयरन बहुत ज़्यादा मौजूद है। इसलिए अगर किसी हम ये नहीं कहते, देखें कुदरत ने इंसानी जिस्म ने पैसे के सिर्फ उस पर नहीं बनाया हो कि आपके पास पैसा नहीं है, आपको नेचर के करीब रहना है। अगर हम नेचुरल ग़िज़ा खाते रहते हैं, सब्जियां, मौसमी फल ही आप रेकमेंड करते हैं। फल अगर आप कहते हैं महंगे भी हैं, तो जो चीज़ बहुत सस्ती मिल सकती है आपको, खजूर है, हर सीजन में अवेलेबल है। अब थोड़ी आपको पता ना, अनार भी खून बनाता है। देखो अनार तो बनाता है, मगर मैंने कहा कॉस्टली चीज़ें। सिंपल खजूर जो हम कर सकते हैं, केला मौसम के अंदर अवेलेबल हो जाता है, सस्ता भी होता है, केले में बहुत ज़्यादा है। सेब कभी मौसम में महंगा भी होता है मगर सस्ता भी होता है, सेब के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो मगर सबसे ज़्यादा हम कहते हैं खजूर वो चीज़ है जो कि सस्ती अवेलेबल भी हो जाती है, और वो आप अगर लेते रहते हैं, दिन में 3 से 4 खजूरें लेते चले जाते हैं, तो होपफुली आपको आयरन की कमी नहीं होती। ठीक है। वो जो प्रेग्नेंट वुमेन का था वो भी क्लियर कर दीजिए, दोबारा बता दीजिए। जी, मैंने बताया कि प्रेगनेंसी के अंदर कुदरत खुद ब खुद खून को बढ़ाना होता है, क्योंकि अब आपने बच्चे को भी खून प्रोवाइड करना है और आपने मदर की ज़रूरियात को भी पूरा करना है। तो नेचुरली खून में बढ़ना होता है, और अगर बढ़ने के लिए उसके अंदर रॉ मटेरियल ही नहीं होगा बॉडी के अंदर, डाइटिंग की वजह से, या पहले लॉस की वजह से, या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से, या उसने अच्छी खुराक नहीं रखी हुई, अगर उसके जिस्म के अंदर रॉ मटेरियल नहीं है, आयरन की कमी हुई हुई है, फॉलिक एसिड की कमी हुई हुई है, B12 की कमी हुई हुई है, तो जाहिर बात है कुदरत ने खून बढ़ाना है। एक कॉल और शामिल करते हैं, मुझे इसकी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम, राना मोइन बोल रहा हूँ लाहौर से। जी फरमाइएगा, क्या कहेंगे? जी मेरा बेटा है 5 साल का, बहुत कमजोर है, और उसका जो है ना स्किन ऐसे येलो येलो सी हो रही है। और मैं 2 दफा डॉक्टर के पास भी लेके गया हूँ, तो उन्होंने ना एक सीरप लिख के दिया था, तो वो यूज भी करवाया, मगर उसके बावजूद जो है ना उसकी आंखों के गिर्द हल्के भी पड़ने शुरू हो गए हैं, और ये जो है ना नाखून नेल जो है वाइट से जो है ना जैसे चांद से नहीं बन जाते। ओके, ठीक है।
जवाब दीजिएगा जी, डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं। जी देखिए, तो हमारे पहले लगता है ना कि हमारे नाखून में वाइट कलर आना शुरू हो जाता है, कुछ नहीं है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले कहा जाता था कि कैल्शियम की कमी है, विटामिन, ऐसा कुछ नहीं है, ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है अमूमन, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल की उम्र के अंदर जो सबसे बड़ी वजह होती है, मैंने बताया, जंक फूड का होना नंबर 1। दूसरे नंबर पर एक और चीज़ जो है, जो कि हम इग्नोर करते हैं बच्चों के अंदर, जो हमें देख रखनी चाहिए, कुछ बच्चे वैसे ही उसके अंदर टेंडेंसी कम होती है कि आयरन को ऑब्जॉर्व भी नहीं कर सकते, वो बेचारे अच्छी खुराक ले रहे होते हैं। हमारी तकरीबन पॉपुलेशन का 1% या उससे थोड़ा सा कम ये है जो आयरन लेता है, खुराक खाता है, मगर उसके बावजूद भी उसका जिस्म जज्ब नहीं कर सकता। अच्छा। इसलिए हमें देखना चाहिए कि अगर छोटे बच्चों में खुराक भी अच्छी है, एक्टिविटी भी अच्छी है, घर की चीज़ें भी खा रहे हैं, मगर फिर भी खुराक की कमी हुई, आयरन का सिरप भी पी रहे हैं, फिर भी खून की कमी हुई चली जा रही होती है, उसे हम कहते हैं आयरन रिफ्रैक्टिव आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, कि आयरन रिफ्रैक्टिव है, उनकी आयरन जज्ब भी नहीं होती। ऐसे बहुत बच्चे कम होते हैं, मगर उन्हें फिर हम आयरन सिरप दे सकते हैं उनको। देखो, आयरन सिरप हम देंगे भी तो उन्हें बाज़ों का असर नहीं करता, क्योंकि उनकी आंतों में सलाहियत ही नहीं है कि आंतों को जज्ब कर सकें। अच्छा। हम खुराक भी दे रहे हैं, हम आयरन का सिरप भी दे रहे हैं, मगर उसके बावजूद उनकी आंतें जज्ब भी नहीं कर सक रही थी। अच्छा, और इस सिचुएशन में जो कुछ औरतें गलती करती हैं ना, वो ये कि आयरन के सिरप्स मेडिकल स्टोर से बिना पूछे डॉक्टर से तो ले लेती हैं, उसके बाद बच्चों की जो पॉटी है वो बहुत डार्क ब्लैक अजीब किस्म की होती हैं, फिर वो और मज़ीद किसी सिचुएशन का शिकार हो जाते हैं, फिर वो मज़ीद डॉक्टर के पास भागती हैं। तो बेहतर ये कि पहले पूछ लीजिए कि क्या डेफिशिएंसी है, कौन से टेस्ट हैं जो बच्चों के कराने हैं, या बच्चों को दिखाने में जो माहिर होते हैं डॉक्टर्स, उनको दिखा देंगे तो क्या चलेगा। एक चीज़ मैं आखिरी आपके पैगाम से ज़रूर करना चाहूँ, देखिए, खून डॉक्टर से पूछे बगैर या किसी का पूछे नहीं लगाना। हमारी सबसे बड़ी गलती जो हम बच्चों में और बड़ों में देखते हैं, खून की कमी हुई, HB लेवल 5-6 पे आया, खून लगा दो इसे। अब खून लगाने के बाद उसको डायग्नोसिस नहीं बन सकता है, क्योंकि जब आप खून लगा लेते हैं उसकी वजह से कमी पूरी हो जाती है, और उसके बाद डायग्नोज करना कि इतनी कमी हुई क्यों है। तो बिंग हेमेटोलॉजिस्ट हमारे लिए सबसे नापसंदीदा यूँ समझ लीजिए काम जो होता है खून का लगाना होता है, कि हमारा खून कम हो क्यों। आइडियली आपको वजह को दूर करना चाहिए, ना को खून लगा के खून की कमी को पूरा कर देना। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और इत्तेफाक से मेरी इनसे मुलाकात हुई, फ़राल को एक बार चोट लगी थी स्कूल में और पूरा लहू लहान हो गई थी, तो मैं इनके पास लेकर गई थी और उस वक्त बहुत परेशान थी मैं, मेरे एक्स हस्बैंड भी थे साथ में, वो अलग मैं अलग, हम सब भागे, तो वो खून बच्ची में लेकर आई। तो इन्होंने मुझे कहा था कि स्टिचेस वगैरह या इसको ये करवाने की ज़रूरत नहीं, आप इसको किसी प्लास्टिक सर्जन को दिखाएं। फिर हमने दिखाया उनको, उसको टेप स्टिच लगे, वो स्टिचिंग भी बच गई, सर्जरी भी बच गई, और अल्लाह ताला ने उसको सेहत अता फरमा दी। तो ये अच्छे डॉक्टर्स हो ना जब, तो फिर अच्छा काम होता है, इसलिए हमेशा बच्चों को अच्छे डॉक्टर को दिखाई। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ पे तशरीफ़ आवरी का, और आपको दोबारा बुलाएंगे। सी यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्योंकि क्लाइमेट इतना जो चेंजेस जो हो रहे हैं जिसकी वजह से बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, गर्मी है तो मज़ीद शिद्दत तक गर्मी जो है वो पहुंच जाती है, इतनी हीट स्ट्रोक्स और फिर ये बारिशें हो रही हैं तो वो रुकती नहीं है, हो ही जा रही हैं, सुबह शुरू होती हैं तो रात तक चलती रहती हैं। सैलाब बन गया, सैलाब जरकान, फटी हुई चारपाई, सारा पूरा शहर जहाँ हो जाए वहाँ बारिशें पागलों की तरह तो ऐसे ये सारी चीज़ों की सिचुएशन क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो अभी हम बात करते हैं, हमारे पास मौजूद है अदनान शफकत साहब, जो कि क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, और वो हमें आगाह करेंगे, गाइड करेंगे कि क्या वजूहात हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, कैसी तबीयत है? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी, आप ठीक हैं? अदनान साहब, क्या सुनाऊँ मैं, तो आपसे पूछना चाहूँगी कि ये पाकिस्तान में 14 अगस्त के दौरान अचानक गैर मामूली बारिशें क्यों हुई, क्या हो रहा है ये है जी? ये एक 24 जुलाई को, सॉरी 24 जुलाई को, जी एक्चुअली हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये अचानक जो तब्दीली आ रही है मौसम में, इसकी काफ़ी वजूहात हैं। अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में तकरीबन 33 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो इससे डिस्टर्ब हुए हैं, और ऑलमोस्ट कोई 11 से 1200 लोगों की डेथ्स हुई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, एग्रीकल्चर लैंड, लाइफ स्टॉक सारा बुरी तरह से डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन जैसे कि अभी आपने कहा कि ये जो टेम्परेचर में तब्दीली आ रही है या सीजनल तब्दीली आ रही है, पहले 4 हमारे यहाँ मौसम होते थे, अब उनके 4 मौसमों के टाइम में तब्दीली आ गई है, और इसके अलावा जो ओवरऑल वेदर पैटर्न है वो इम्पैक्ट होना शुरू हो गया है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का वैसे ग्लोबल वार्मिंग में इतना बड़ा हिस्सा नहीं है, हम सिर्फ 1% ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन पाकिस्तान उन 10 ममालिक में है जहाँ थोड़ी सी भी मौसम की तब्दीली से बुरा हाल हो सकता है, और ये सारा कुछ हमें नज़र आ रहा है ये पिछले 2 माह में। और अगर आने वाले टाइम को भी देखें तो जैसे कल रात को भी एक अलार्मिंग सिचुएशन इशू हुई है, और उसके लिए सारी जगहों पे बताया जा रहा है। दरिया काबुल में भी हाई फ्लडिंग है,
और आने वाले दिनों में पूरा हफ्ता जो है वो काफ़ी हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। तो ये यानी ओवरनाइट नहीं हुआ, थोड़ा सा इसको अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अल्लाह ताला ने कुरान में मुख्तलिफ जगहों पे कहा है कि हर चीज़ बैलेंस्ड है, एक सिस्टम के हिसाब से चल रही है। तो क्लाइमेट भी एक सिस्टम है जो कि थोड़ा सा भी तब्दीली होने की वजह से उसकी इम्पैक्ट हमारे सामने है, और हम देख रहे हैं कि उसमें ना सिर्फ जानी नुकसान है बल्कि माली नुकसान है, खुराक का नुकसान है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटर रिलेटेड है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो लोगों और हुकूमत के लिए जो दर्जा हरारत को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है वो क्यों होता है? देखिए जी, अच्छा सवाल है आपका। अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करते तो ह्यूमन हेल्थ वेलबींग के ऊपर बड़ा फ़र्क आता है, जैसे अभी आप डॉक्टर साहब से बात कर रही थी। ओवरऑल हेल्थ का इम्पैक्ट टेम्परेचर की वजह से भी होता है। अभी हम ये देख रहे हैं, ऐसी स्टडीज़ भी आई हैं जहाँ पे ऐसी ख़वातीन जो एक्सपेक्ट कर रही हैं उनमें भी देखा जा रहा है कि टेम्परेचर इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि उनका वो पूरा प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ, डिलीवरी वो डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि वो स्ट्रेस में होती हैं। इसी तरह जानवर की भी हेल्थ स्ट्रेस में आती है टेम्परेचर की वजह से, और गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स या वहाँ की पॉपुलेशन किसी भी मुल्क की वो अलग-अलग काम नहीं कर सकते, इन सारों को मिल के काम करना पड़ता है क्योंकि हम एक इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं। अब इकोसिस्टम के अंदर जब हम रहते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि ओवरऑल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट खुराक के ऊपर क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। अब पिछले दिनों देखेंगे कि हमारे यहाँ खुराक इम्पोर्ट करनी पड़ रही है, वीट वगैरह, जबकि हम खुद वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं लेकिन हम प्रोड्यूस नहीं कर सक रहे हैं, हमारी प्रोडक्शन कम है। वजह यही है कि उसमें एनवायरमेंटल इश्यूज ऐसे हैं कि हमारी पर एकड़ यील्ड कम हो गई है। इसके अलावा भी बाकी वजूहत हैं लेकिन ये भी एक वजह है। और अब आने वाले दिनों में ऐसे कई चीज़ें या ऐसे कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जहाँ पे क्लाइमेट का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो कंसिडर किया जा रहा है कि उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकें और प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। इसके अलावा जो ये ज़रूरी है इसको समझना कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर इन सारी चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। मसलन अभी इस महीने के आखिर में इवन इंडोनेशिया में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो विलेजेस के ऊपर या प्रोडक्शन के ऊपर कैसे होता है जब वेदर चेंज होता है या क्लाइमेट चेंज होता है। तो उसके लिए उन्होंने डिजिटल विलेजेस की बात कर रहे हैं या स्मार्ट विलेजेस की बात कर रहे हैं जिनके अंदर सारी इंफॉर्मेशन टाइम पे आ रही हो ताकि वो टाइमली डिसीजन कर सकें। इसके अलावा छोटी सी ब्रेक दरकार है, इसके बाद जब हम आते हैं इसी के ऊपर बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर और जो सिचुएशंस जो आवाम की आवाज़ है। सवाल है मैं चाहूँगी कि आपके आगे रखूँ, यूर एक्सपर्ट, तो आप हमें गाइड ज़रूर कीजिएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं। अदनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, हमें गाइड कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से अपना ख्याल रखना है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सिचुएशंस हो रही हैं उनको हम किस तरह से कैटर कर सकते हैं, अपनी लाइफ में हैंडल कर सकते हैं। जी, सवाल ये करना चाहूँगी अदनान साहब, मुझे बताइएगा कि हम कैसे तैयार रह सकते हैं, ये आने वाली बारिशों से हम कैसे बच सकते हैं, हमने अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है? देखिए जी, इसके बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें की जा सकती हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी और फैमिली को भी इन्वॉल्व करके। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप मेंटली प्रिपेयर हों कि ऐसी चीज़ें होनी हैं आने वाले दिनों में, और जब आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं तो फिर आप उसको प्लान भी करते हैं। क्योंकि ये बारिशों का सीज़न है, सारी बरसाती चलेंगी, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे अब लाहौर में अचानक से पानी गलियों में खड़ा हो गया, आप रात को सोए सुबह उठे तो ये सूरत हाल थी, लेकिन अब उस सूरत यानी उसके बाद क्या करना है, उसके लिए आपकी कितनी तैयारी थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आपको ये पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिव रूट्स क्या हैं, कि अगर पानी खड़ा हो गया तो मुझे किस अल्टरनेट रास्ते से जाना है, क्योंकि काम तो नहीं रुकेगा, ज़िंदगी नहीं रुकेगी। सर, ये सिचुएशन भी हुई थी अभी जो थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले की है, कब हुई थी जो तेज़ बारिश हुई थी? जी, 3-4 दिन हो गए। तो उस टाइम पे जब अभी हम लोग ऑफिस आ रहे थे, हम लाइव नहीं जा सके, तो रास्ते में ये सिचुएशन थी, स्पेशली पैकेजेस मॉल की तरफ, एक्स ब्लॉक की तरफ डिफेंस में, कि गाड़ियां जो लोग सो रहे थे उनको पता ही कोई नहीं होगा। तो हम आ रहे थे यहाँ पर कुछ 7:30-7 बजे के करीब, तो गाड़ियाँ तैर रही थी पानी में बोट की तरह, बल्कि तैर के किधर निकल गई थी, किसकी गाड़ी किसके घर, किसकी गाड़ी किसके मोहल्ले। तो ये तो ऐसे बोटिंग शुरू हो गई थी। तो ये फिर किसी को क्या पता, बंदा फिर क्या तैयारी करे, गाड़ी तो अपने घर के बाहर या अपने प्लाजा के बाहर पार्क करेगा। वो ये वजह ये थी कि वो उनको पता नहीं था कि कल क्या होना है, सो दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। यही मेरी कि उनके अब
हमें पता है कि मौसम बरसात और हमें पता है कि नॉर्मल बारिश से ज़्यादा बारिश होगी और एक इंसिडेंस हो चुका है जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, तो आने वाले दिन के लिए प्रिपेयर हो जाएं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि घर में हमेशा इमरजेंसी किट रखें, कोई भी हादसा हो सकता है और इस सूरत में भी कई दफ़ा आपको अद्वियात लेने की ज़रूरत पड़ती है और आप बाहर नहीं जा सकते, तो अपने घर में ही सारी चीज़ें रखें और वेदर अपडेट्स के साथ इन्फॉर्म्ड रहें। अब मोबाइल इतना एक्टिव होता है कि वहाँ पे वेदर चैनल के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। घरों को ऐसी जगहों पे बनाएं, ऊंची जगहों पे। अगेन आने वाले दिनों में ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी बिकॉज क्लाइमेट का इम्पैक्ट आना है। सर दीवारें गीली होती हैं, पानी किसी ना किसी खिड़की या दरवाज़ों के जरिए घर के अंदर पानी घुस जाता है तो ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट शुरू हो जाते हैं, दीवारें गीली हो जाती हैं। आपको पता है छोटे छोटे बच्चे दीवार को हाथ लगाते हैं, अर्थ आ रहा होता है उसके अंदर। ये सारी प्रिकॉशंस हम लोगों ने किस तरीके से लेनी है? उसमें फिर यही है कि बच्चे नंगे पाँव घर पे ना फिरें, घर में नंगे पाँव ना फिरें, बिल्कुल ना फिरें। अगर आपको पता है कि बारिश है तो एटलीस्ट चप्पल पहन के मूव अराउंड करें और वो भी रबर की चप्पल। ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ जहाँ से करंट पास ना हो। इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कम्युनिटी या नेबरहुड एक्शन होता है। बेसिकली आप उस मोहल्ले में जहाँ रहते हैं या उस इलाके में, तो उनका मिल के भी एक प्रेपरेशन प्लान होना चाहिए कि हम ऑल्दो कि हम बहुत अच्छी जगह पे रहते हैं दुनिया में जहाँ अड़ोस पड़ोस एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार होते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन स्टिल बारिश के मौसम में हमने क्या करना है, उसकी कितनी तैयारी है वो हमने देखना है। जैसे आपने कहा कि जी हमारी मूवमेंट का मसला होता है, तो कई दफ़ा आपको किसी की गाड़ी ऐसी जगह खड़ी है जहाँ से वो मूव कर सकता है तो आप मदद मांग सकते हैं। कई दफ़ा बच्चों को स्कूल छोड़ना है, सुबह नहीं जा सके, अब इस बारिश के मौसम में तो जैसे आपने बताया ऑफिस नहीं आ सके, उसका आप देखें कि इम्पैक्ट क्या हुआ है। ना सिर्फ लोगों के उस दिन का नुकसान हुआ है बल्कि पूरा चैनल का एक नुकसान हुआ है। और इवन नो डाउट एक्सीडेंट्स कितने हो रहे होंगे, कैसे कैसे हादसा हो रहे होंगे, लोग कितनी परेशानियों का दुश्वारियों का शिकार हो रहे हैं। थैंक यू सो मच अदनान साहब, आपके टाइम का आपने हमें गाइड किया एंड आप क्लाइमेट एक्सपर्ट थे, आपने हमें सही सिचुएशन से आगाह किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आपसे भी अब मैं ये कहना चाहूँगी कि बरसात का मौसम है, बारिशें तो हमारे सर पे हैं। अब इस बारिशों से भी ये जो मेन प्रिकॉशंस हैं जैसे कि अदनान साहब ने बताया, अगर उस चीज़ को फॉलो करें। ख़ास तौर पे मुझे एक बात जो अभी हमारी एक सेलिब्रिटी बुशरा अंसारी जी जिन्होंने बोला, मुझे बहुत अच्छी लगी ऑनेस्टली। उन्होंने कहा कि जो 14 अगस्त अभी आ रही है, बरसात का मौसम है, बारिशें दबा के होंगी, तो वाई नॉट ये जो क्लाइमेट चेंज है इसके लिए, इसको रोकने के लिए अगर हम ये जो 14 अगस्त की झंडियाँ ख़रीदेंगे जिस पे हम ये खर्चा करेंगे, एक आध ठीक है आप ले लें, अपने घर पे लगा लें, दरवाजे पे लगा लें, मगर फजूलियात वाले ख़र्चे जो है उससे बच के अगर वही पैसे आप पौधों पे लगा दें, आप इस तरह के दरख्त लगा लें, ठीक है, गलियों में लगाएं, हर जगह लगाएं, तो ये जो ग्रीनरी है, ये जो पौधे हैं, असल में पाकिस्तान को जो ग्रीन झंडे का रंग है ना, अगर इसको असल में ग्रीन पौधों के ज़रिए बनाएंगे ना, तो क्लाइमेट चेंज जो है ये जिसकी हम लोग दुश्वारी तकलीफ़ों में अभी शिकार हैं, इससे हम बहुत बच सकेंगे। तो मुझे बुशरा अंसारी की बात बहुत अच्छी लगी। आई होप कि अगर आप भी ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अमल पर लाएंगे तो हमारा पाकिस्तान जो है सब्ज़ो शादाब ग्रीन और बेहतर हो जाएगा। एक ब्रेक के बाद मिलता है। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन अभी हमारे साथ जो मौजूद मेहमान मौजूद हैं वो हैं हाफिज़ फ़रहान साहब, जो कि बड़े फेमस हकीम हैं। इनकी रील्स, इनकी चीज़ें बहुत वायरल होती हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं इनको, और इनकी जो हाथ है मैं कहूँगी उसमें बहुत शिफा है। तो आज हमने जो टॉपिक रखा है वो रखा है कि दर्द, जिस्म में किसी भी जगह आपका कोई दर्द हो, किसी भी हिस्से में आपके कोई दर्द हो, सर का दर्द हो, खलियों का दर्द हो, मसल कोई पुल हो गया हो, मस्कुलर पेन हो, या फिर जोड़ों का दर्द हो, किसी भी किस्म के दर्द के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से तेल पीने वाले हैं, कौन से तेल खाने में इस्तेमाल करने वाले हैं और कौन से तेल लगाने वाले हैं, स्पेशली फॉर द पेन्स। तो आज हम बात करते हैं फ़रहान साहब से। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व कैसी बरकातहू। तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है। तो आज हम बात करें दर्दों के ऊपर। जी बिल्कुल। तो पहले तो ये एलैबोरेट कर दीजिएगा कि दर्द पूरे जिस्म में जो लोगों को होता है ये होता क्या है, क्यों है, किस वजूहात की वजह से, चाहे सर से लेके पाँव के अंगूठे तक जो दर्द होता है वो क्यों होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा, ये सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए ये दर्द है किस वजह से। जैसे आजकल माशरे में सबसे ज़्यादा जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो इसमें हम एसी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। जब एसी से ये फ़ौरन बाहर निकलते हैं तो इससे भी पट्ठों में खिंचाव और स्ट्रेस शुरू हो जाती है। इसी तरह जब हम खाना खाते हैं तो उसमें हम ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक जो है वो ठंडी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है।
खून की सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, इससे ड्राइनेस भी पैदा हो जाती है, क्योंकि हम आजकल माशरे में ज़्यादातर खुश्क की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे चाय है, इसका कसरत से इस्तेमाल ड्राइनेस पैदा करेगा, जब खुश्की पैदा हो जाएगी तो पट्ठों में बिल्कुल उसमें पत्ती है, तो उससे जब ड्राइनेस पैदा होती है तो उससे सबसे पहला मसला होता है कि पट्ठों के अंदर खिंचाव पैदा हो जाता है। बाज़ लोगों को सर्वाइकल पेन शुरू हो जाती है, फिर उसके जो बैक पे पट्टे खिंच जाते हैं, बिल्कुल ये अच्छा मेरा कल रात से ही चढ़ा हुआ है पट्टा, एक ही साइड का, वो आजकल वजह से चाय एसी की वजह से, चाय की वजह से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो इसमें ठंडा पानी जो है उसकी वजह से भी है। ठंडा पानी तो मैं नहीं, मगर ये मुझे मेरे ख्याल से आप जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे है। बाज़-औक़ात हम जब लेटते हैं तो सही सिमत नहीं लेटते। हाँ, समटाइम्स सोने में कोई ऐसी कोताही हो जाती है, लेफ्ट सो जाए, राइट सो जाए, ऐसे गलत एंगल से तकिया ऊपर नीचे, है ना। जैसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाईं साइड पे ऐसे करवट लेके सोएं, और जब उठते वक्त भी हम बिल्कुल आराम से उठें। बाज़ औक़ात हम बड़ी जल्दी में उठते हैं, तो इससे भी आपके अंदर पेन शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो हम अद्वियात खाते हैं, फौरी तौर पे पेन किलर ले ली, बाज़ औक़ात डॉक्टर से भी नहीं पूछते, किसी तबीब से भी नहीं पूछते, खुद से ही लेके पेन किलर शुरू कर देते हैं। पेन किलर जितनी है वो ड्राइनेस पैदा करती हैं, क्योंकि उनका मिजाज खुश्क और गर्म होता है। अच्छा। जब हम खाते हैं तो खुश्की और बढ़ जाती है। बाज़ औक़ात हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जिनके वो ज़्यादा मेडिसिन खाने की वजह से ये जोड़ जो हैं ये टेढ़े हो जाते हैं, हाथ ऐसे मुड़ जाते हैं। क्यों? वो बार बार मतलब ना खुश्क चीज़ें, वो गर्म अद्वियात इस्तेमाल करते रहते हैं। एक वक्त आता है कि ये जो दवाई होती है ये असर करना छोड़ जाती है, तो इसके लिए फिर हम ऑयल बताते हैं पीने के लिए। मगर कुछ दर्द वो भी तो होते हैं ना जो जोड़ों के होते हैं, उम्र की वजह से हो जाते हैं शुरू। हाँ जी, जोड़ों के पेशेंट हो जाते हैं। जब इंसान की उम्र 40 साल से क्रॉस होती है ना, तो उसका मिजाज हो जाता है खुश्की में चला जाता है, खुश्की और सर्दी में। कभी आप देखें बूढ़े जो हैं अक्सर औकात पूरी रात सोते ही नहीं हैं, उन्हें नींद ही नहीं आती। उसकी वजह क्या आती है? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे अंदर ड्राइनेस बढ़ती जाती है, खुश्की बढ़ती जाती है। जब खुश्की बढ़ती जाती है तो जो जोड़ है इनके अंदर लुब्रिकेशन होती है, जैसे हम आम ज़बान में कहते हैं ग्रीस होती है। सॉरी, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी रास्ते में, इसलिए फ़ोन है। अच्छा सॉरी। अच्छा, इसमें जो लुब्रिकेशन होती है, फ्लूइड होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होकर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो जो बूढ़े होती हैं उनमें जब ये ख़त्म हो जाता है तो अंदर ड्राइनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें खुश्की हो जाती है। खुश्की की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अब होता है क्या, फिर पट्ठों में खिंचाव, जोड़ों में दर्द। फिर क्या होती है, जैसे जब लुब्रिकेशन ख़त्म हो गई तो टक टक की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। अब वो होता है कि कुछ अरसे बाद जो हमारी हड्डियाँ हैं, ये जो है ये वाली हड्डी ये भुरना शुरू हो जाती है। तो बाद में फिर अक्सर औकात पे डॉक्टर कहते हैं आपकी नींद नहीं डलेगी, आपका जो घुटना है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। सर मैं तो अभी वो क्या कहते हैं ऑलिव ऑयल पीना शुरू किया पानी में, तो मैं ठीक हो गई। मैं तो नमाज भी नहीं पढ़ सकती थी बैठ के, ये बिल्कुल हालत ब्लॉक हो जाता था घुटना। बिल्कुल। अब ऑयल जब हम इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा तो उससे क्या होगा, लुब्रिकेशन पैदा होगी। अच्छा, अब जब लुब्रिकेशन पैदा होगी, ग्रीस पैदा होगी, तो उससे क्या होगा, हमारे जोड़ बगैर ऑपरेशन के ठीक हो जाएंगे। बताऊं हकीम साहब, मेरी तो स्किन भी अच्छी हो गई, खुदा की कसम एक फ़र्क आया है। बड़ा मैं किसी बात पे कसम नहीं उठाती, स्किन में फ़र्क आया, ड्राइनेस नॉर्मल हुई, बाल अच्छे हुए, और सबसे बड़ी बात मेरी टांग ठीक हो गई। ये सबसे ज़्यादा पेशेंट इसी चीज़ का है। मैं कहता हूँ कि हमारे अंदर खुश्की बहुत ज़्यादा। अब देखें ये जो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ज़िद, आजकल देखें ये जो मसाइल हैं, तलाक के मसाइल हैं, या आपस में लड़ाई झगड़े, कत्लो गारत, तो ये बात छोटी सी होती है, वो चूँकि अंदर खुश्की होती है और वो कॉन्स्टिपेशन होती है, पट्ठों में खिंचाव होता है। जब खुश्की होगी ना तो खुश्की से नींद नहीं आती सही। जब नींद नहीं आएगी तो अच्छा, ये जो हमारे जिस्म में खुश्की है, ड्राइनेस है, तो ये इस सारा कुछ जो होता है इसी की वजह से होता है, क्योंकि डॉक्टर्स तो मतलब मानते ही नहीं इस चीज़ को, बस ये दो ही चीज़ें होती हैं। नहीं, मेरे पास बाज़ों का डॉक्टर हज़रात आती हैं जब अपनी फैमिली की मेडिसिन लेने आते हैं, तो फिर मैं उन्हें गाइड करता हूँ। देखें, आप कहते हैं कि ये जो आप कहते हैं ठंडी चीज़ें हैं, ऐसा तो कोई इशू नहीं है, कोई गर्म चीज़ है। मैंने कहा देखिए, एक सीना बसीना चीज़ें चलती आ रही हैं। जब भी हमें गर्मी लगती थी तो आलू बुखारा इमली का शरबत वालदा ने बना के दे देना, तो उससे फौरी तौर पे हमारे अंदर वो तब्दीली आ जाती थी। जैसे आम रूटीन में यहाँ पे देखिए, जब हम मटन खाते हैं या बीफ खाते हैं तो फौरी तौर पे हमारे जिस्म के अंदर हरारत पैदा होती है, ठीक है। और बाज़ों का ऐसा होता है कि पेशाब जल के आना शुरू हो जाता है, ठीक है, और फील होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसका मतलब ये है कि गर्म और ठंडी तासीर है। जब आप कोई भी चीज़ खाती हैं, जैसे आपने चावल खाए तो चावल से फ़ौरन रतूबत पैदा होना शुरू हो जाती है, आपके मुंह के अंदर बलगम रेशा पैदा होना शुरू हो जाता है, कीड़ा आना शुरू हो जाता है। मकसद कहने का कि जो भी चीज़ हम खाते हैं, केले से भी होता है, बिल्कुल ऐसा, उसके अंदर भी रतूबत है ना, तो इसका मतलब है ठंडी और गर्म चीज़ों का असर है। और जब से हमने अपने आबाओ अजदाद की बातों को छोड़ा है, देखें उम्रें भी कम हो गई,
हमारे अगर बुज़ुर्गों को देखें वो फिट 100 साल तक उनकी एज थी, 100, 110 साल, 120 साल, दांत भी ठीक, आंखें भी ठीक, हम तो 50 के बाद बोनस पे ही होते हैं, जी लिया तो जी लिया, वरना लुढ़क गए तो लुढ़क गए, बोनस पे फटे थले, है ना। और ये 40 के बाद तो लाजमी तौर पे ऑयल को बढ़ाना चाहिए। तो बताएं, चलें फिर शुरू करते हैं। मुझे बताएं सबसे पहले जोड़ों के दर्द से शुरू करते हैं। ये जो जोड़ों के दर्द है इसमें मालिश करनी है या पीना है, कौन से तेल होता है? इसमें 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहला काम तो जैसे आपके जोड़ों में दर्द है तो इसके लिए आप पहले तो हल्का हल्का मसाज करेंगे। बाज़ औक़ात होता है उसमें जैतून ऑयल बड़ा बेहतरीन है, इसका कुरान मजीद में भी जिक्र है। बेहतरीन सबसे अच्छा है कि जैतून ऑयल की मालिश आप हल्के हाथ से करें। अच्छा। मैं आपको और भी इंशाल्लाह ऑयल बताऊंगा, उसका कम्बिनेशन भी बताऊंगा। लेकिन क्या कलौंजी भी मिक्स कर सकते हैं? कलौंजी भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जोड़ों के दर्द के लिए ज़्यादा बेहतरीन ऑयल जो है, मैं आपको एक बड़ा आसान सा सस्ता सा एक नुस्खा लिखवा देता हूँ, बड़ा कमाल का उसका रिजल्ट है। उसमें एक तो खाने के लिए नुस्खा है और एक लगाने के लिए ऑयल है। लगाने के लिए उसमें आपने क्या लेना है, रोगने मछली, ये बाज़ार से अच्छा वाला मिल जाता है। रोगने तारपीन, इसको ट्रांसफ़र ऑयल भी कहती हैं। ये तारपीन रोगने तारपीन, हाँ, रोगने मछली, हाँ जी। और ये जो रोगने तारपीन है ना, इसको ट्रांसफार्मर ऑयल भी कहा जाता है। ये जो हम ट्रांसफार्मर होते हैं ये बिजली वाले, ये इसके अंदर से निकलता है, ठीक है। और ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसके साथ मतलब यूज भी ले रहा है, यूज ही मिलेगा, वो मिलता ही यूज़ है। उसके बाद जैतून ऑयल ले लें और रोगने कुंजद, तिलों का तेल, ये 4 ऑयल ले लें 50-50 ग्राम। इनको आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसका बिल्कुल नरम हाथ से जब भी मसाज करना हो, जहाँ पे आपके पेन हो, ऊपर से नीचे को करना है मसाज। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन ऐसे बिल्कुल ऊपर से नीचे को मसाज करना है और ज़ोर से नहीं करना। बाजू का जब आपके पेन हो ना, आपने जोर जोर से वो नहीं करना। हकीम साहब तभी तो मज़ा आता है, जैसे ऐसे ऐसे करके अंगूठों से जब दर्द निकाला जाए ना, उसमें वो अंदर तक सही जज़ब नहीं होता। अच्छा, हमने जज़ब करना है। एक चीज़ आ गई, अब खाने के लिए ऐसा जो पेशेंट है उसे चाहिए कि वो सब्जियाँ ज़्यादातर इस्तेमाल करे, क्योंकि उसके अंदर लुब्रिकेशन हमें चाहिए। ऐसी सब्जियाँ जिसके अंदर फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जैसे अरवी। अरवी भी कर सकता है, कद्दू, तोरी, टिंडे, हलवा कद्दू, दाल मूंग वगैरह। अगर वो इसमें इस्तेमाल करना चाहे, मटन थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकता है, दाल भिंडी कम इस्तेमाल करे। भिंडी का वो भी तो लेकिन साथ हमने ये भी रखना है कि हमने रतूबत पैदा भी करनी है, जो बीच में अगर उसके अंदर वो गर्मी है उसको निकालना भी है। जैसे यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड में अब यूरिक एसिड जम गया हुआ है, अब उसको हमने हरारत पैदा करके निकालना है। अच्छा, तो अब हमें यहाँ पे बाइल पैदा भी करनी है और निकालनी भी है। जैसे सफरा, हम अपनी जुबान में एक मत में कहते हैं सफरा, यानी कि जिगर पैदा करता है, वो सफरा पैदा करता है, गर्मी। हमने गर्मी पैदा करके उसको हरारत दे के तो उसको निकालना भी है, जो अच्छी चीज़ है उसे वहाँ पे जज़ब भी करना है। तो ये, लेकिन इसके लिए खाने के लिए एक साथ बड़ा कमाल का नुस्खा है। अगर वो एक कैप्सूल सुबह शाम खा लिया जाए तो फौरी तौर पर पहले दिन से रिलीफ है। वो उसमें असगंध ना गोरी, ये भी आम पंसार स्टोर से बड़ी सस्ती चीजें मिल जाती हैं। असगंध, इसको अश्वगंधा भी कहते हैं। अच्छा, ठीक है, समझ। इसके बारे में मशहूर है कि अगर ये कोई एक दरख्त है ना सूख चुका है, उसको भी आप 1 महीना ना उसके वो जड़ में लगाते रहे ना, वो भी हरा हो जाएगा। अश्वगंधा की तो क्या ही बात है, अश्वगंधा इतनी जबरदस्त चीज है, कोई शक नहीं। और ये जो अश्वगंधा है ये 50 ग्राम लेनी है, ठीक है। और सुरंजा शीरी ये भी 50 ग्राम लेनी है। काली मिर्च उसको भी हमने 50 ग्राम लेना है, और सूंड जिसको अदरक खुशक करके ये भी 50 ग्राम। इसको पाउडर फॉर्म में करके तो इसका बड़ा वाला 1000 mg का कैप्सूल भर लें। सुबह और शाम 1 कैप्सूल नीम गर्म दूध के साथ ले लें, फौरी तौर पर रिजल्ट है पहली खुराक से। तो पेट में भी बड़ा जबरदस्त, ये बेहतरीन किस्म का आपके अंदर ना ये फूड सप्लीमेंट भी कह सकते हैं, हर लिहाज से जबरदस्त चीज है। अरे वाह, और एंटीबायोटिक है ये पूरा, क्योंकि एंटीसेप्टिक है अदरक, तो आपको बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज है उसके अंदर, तो बहुत अच्छा नुस्खा है। एक कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मिसेज इरशाद, क्या बोलेंगी? हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है, कुछ पूछना चाहेंगी? मैं सबसे कंफर्म करना चाह रही थी, मेरी ना जो है वो HbA1 तक जो है वो 14 तक पहुंच चुके हैं। डायबिटिक पेशेंट हूँ मैं। डायबिटिक पेशेंट है? डायबिटिक पेशेंट भी है। मेडिसिन ले रही हूँ, लेकिन अभी जस्ट 1 मंथ हुआ है मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन मेरी डायबिटीज है वो, मैं वॉक भी कर रही हूँ, लेकिन वो मतलब डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। वॉक भी कर रही है, मगर डे बाय डे उनकी जो शुगर है वो इंक्रीज ही हो रही है। इंक्रीज हो रही है। शुगर के लिए बेहतरीन सबसे काम जो है वो एक्सरसाइज है। सुबह के टाइम पे कह रही हैं वॉक कर रही हैं, मैं बताता हूँ इनको, थोड़ा सा इसको चेंज करें, डाइट प्लान इनका चेंज करते हैं।
आप सबसे पहला काम ये करें बहना कि आपने सुबह की वॉक 1 घंटा करनी है और शाम की वॉक 1 घंटा, और जितनी भी मसनूई मीठी वाली चीज़ें हैं वो छोड़ दें। किस तरीके की वॉक? ब्रिस्क वॉक तेज़ या हल्की हल्की? पहले हल्की करें तो उसके बाद थोड़ी सी तेज़ करें, पहले 15 मिनट हल्की करें फिर तेज़ करें। शुगर जो है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको इंसुलिन लग रही होती है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हैं जिनकी इंसुलिन छूट चुकी है। सिर्फ बड़ा आसान सा, सिंपल सा, सादा सा उसका कुलिया है। जितनी मसनूई चीज़ें हैं जैसे चीनी है, उसके अलावा जितनी मिठाइयाँ हैं, फास्ट फूड है, बेकरी आइटम है, सारी बंद कर दें। सब्जियाँ, फल और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, और मटन इस्तेमाल करना है लेकिन वो भी सब्ज़ी के अंदर ये इस्तेमाल करें। मटन का इतना अच्छा रिज़ल्ट है इसके अंदर कि अगर आप कद्दू, तोरी या टिंडे इसमें मटन डालकर आप 1 हफ़्ता इस्तेमाल कर लें, सालन ही खाना है, रोटी बिल्कुल बराए नाम खानी है, तो आप देखें कितनी जल्दी फ़र्क पड़ता है। फिर इसके साथ रोटी जो इस्तेमाल करती हैं, इन्हें चाहिए ये मकई भी इस्तेमाल करें, जौ की रोटी भी इस्तेमाल करें और गंदम की भी। ये तीनों का आटा मिक्स कर लें, उसमें चने थोड़े से आप मिक्स करके वो भी डाल लें, काले हाँ काले वाले तो इनका इकट्ठी चीज़ें लेके आटा पिसवा लें। ये वाला आटा इस्तेमाल करें, शुगर भी नॉर्मल पे आ जाएगी। और इसमें साथ अगर एक आप नुस्खा इस्तेमाल कर लें तो बहुत अच्छा है। जल्दी बता दीजिएगा। उसमें नुस्खे में कलवंजी है, मेथरे हैं, उसके बाद ये इसका तुम्मा है, 3 चीज़ें हैं, और तुख्मे सरस है। 4 चीज़ों को ना 50-50 ग्राम लेके इसका पाउडर करके कैप्सूल भर लें। 1 कैप्सूल सुबह 1 शाम खाएं, इंशाल्लाह शुगर नॉर्मल पे आ जाएगी। इंशाल्लाह एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, हम जोड़ों के दर्द के ऊपर बात कर रहे थे। अब हम पूछेंगे हकीम फरहान साहब से कि ये बता दें हमें कि जो सर का दर्द होता है, क्या इसके लिए भी कोई तेल होता है? क्या सर का दर्द भी हमारे इन तेलों के साथ ख़त्म हो सकता है? बिल्कुल ख़त्म। कुछ लोगों को माइग्रेन का भी पेन होता है, ऐसे सर का दर्द भी होता है। बिल्कुल ये ख़त्म हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। अब सर के दर्द की भी वजूहात होती हैं, वो किस वजह से है। अगर तो वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से है, पट्ठों में खिंचाव है, सर में दर्द है, अगर तो वो है कॉन्स्टिपेशन की वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो उसके लिए रोगने बादाम जो है ये बेहतरीन चीज़ है। इसको 1 चम्मच 1 कप गर्म पानी में डालकर पिया जाए, शहद मिला के, या उसमें दूध में इस्तेमाल कर लिया जाए, तो इससे सर दर्द ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा ये अगर सर्दी की वजह से सर दर्द है तो उसके लिए रोगने लौंग जो है उसको यहाँ पे भी लगा लिया जाए और ये कानों के पीछे भी लगा लिया जाए, फौरी तौर पे इसकी दर्द ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा ये अमृतधारा है, ये वैसे ही हर घर में होना चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। और सर दर्द के लिए तो ये चुटकी में काम करता है कि आपने अभी लगाया है तो 1 मिनट के अंदर दर्द आपका गायब। अच्छा, ठीक है, ये फौरी रिजल्ट किसी भी किस्म का दर्द, किसी भी किस्म का। आखिरी वो जो ये जो मसल पुल हो जाते हैं ना, लोगों के पट्टे चढ़ जाते हैं, उसके लिए कौन सा तेल होता है? उसके लिए बड़ा बेहतरीन ऑयल है। उसमें आप अक्सर देखते हैं, हम किसी भी जराह के पास जाएं, ये जो हड्डी जोड़ होते हैं तो वो रेड कलर का ऑयल देते हैं। जी 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 जी। हाँ, उसमें आप ना रतन जोत ले लें 10 ग्राम। उसके बाद जायफल, जावत्री और दारचीनी, ये भी सारी 10-10 ग्राम, और हरमल ले लें 10 ग्राम, और जड़ पान ले लें 10 ग्राम। ये सारी चीज़ों के लेके आपने रोगने कुंजत तिलों का तेल ले लें आप 250 ग्राम। उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल के उसको जला लें, जब वो ब्राउन हो जाए उससे आप भून लें। अच्छा। उसके बाद वो वाला जो ऑयल है उसकी आप आहिस्ता आहिस्ता वो मालिश करके ऊपर आप वो बैंडेज जो कपड़ा, ये पट्टी मिलती है ना जराब वगैरह से, जो पट्टी होती है वो पट्टी जो होती है वो पट्टी कर लें, तो उससे फौरी तौर पर रिलीफ है इंशाल्लाह। शाटिका का भी बता दें। शाटिका को बहुत तकलीफ होता है। शाटिका जो है इरकुन निसा भी से कहते हैं, लंगड़ी का दर्द भी से पहले कहा जाता था, और इसके लिए ये रोगने बादाम भी बेहतरीन चीज़ है। अगर इसका आप जैसे आप कपिंग थेरेपी होती है, फिजियोथेरेपी होती है, उसके ज़रिए इसका बड़ा बेहतरीन इलाज है। हिजामा के ज़रिए इसका बड़ा बेहतरीन इलाज है। अगर आप ऑयल के मसाज करेंगे तो आपको, अगर आपकी राइट साइड है या लेफ़्ट साइड है, तो आप कमर से स्टार्ट करेंगे और ये ऑयल आप बिल्कुल नीचे को आप एंड तक जाएंगे, नीचे की तरफ। ठीक है, तो बेहतरीन इसका इलाज आप। थैंक यू सो मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपने हमें ऑयल्स के ज़रिए बताया कि हम अपने पेन को कैसे दूर कर सकते हैं। बॉडी में किसी भी जगह आपको कोई पेन है, सर से लेके पाँव तक, तो उसमें कौन कौन सा तेल जो है इस्तेमाल करके आप अपने दर्दों को दूर कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। एक और स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, अभी हमारे पास जैसे ब्रेक से पहले मैंने आपको कहा था कि बहुत स्पेशल गेस्ट होंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगी, तो अभी मेरे सामने है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं।
हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं ज़िशान कुरैशी साहब, मशहूर मार्केटिंग एक्सपर्ट, ग्रोथ स्ट्रेटजिस्ट हैं और साथ साथ स्मार्टफोन इंडस्ट्री में तकरीबन अगर आप कहें कि 2 दहाइयों से इनका जो करियर है वो चलता आ रहा है। शानदार करियर है। पेशावर ज़ल्मी जो है उसके बानी CEO भी थे और उन्होंने स्पोर्ट्स में नई बुलंदियों तक जो है ना राहें खोल दी थी। उनकी क़यादत में कई स्टार्टअप्स ने $multi-million जो है उसके प्रोजेक्ट्स शुरू किए और स्पार्क्स स्मार्टफोन्स जो है उसकी जो डिप्लॉय ग्रुप जो है उसके CEO के तौर पर जो है पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग को रीडिफ़ाइन करके टेक्नोलॉजी की सनत और मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान ज़िशान कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र। मेरी इनसे तो गाहे बगाहे मुलाकात होती रहती है क्योंकि स्मार्टफोन्स के जितने भी ये स्पार्क्स के इवेंट्स होते हैं तो मैं उसका हिस्सा भी रहती हूँ, मैं जाती हूँ। तो मैंने ऑलरेडी इनके काम को, इन लोगों की जो एक स्ट्रेटजी है उस सबको देखा हुआ है, किस तरीके से लोग अपनी चीज़ों को टेक केयर करते हैं, फॉलो करते हैं और फिर मार्केट में मुतारिफ करवाते हैं। तो एक से बढ़कर एक इनकी जो ब्रांड है वो अपग्रेड ही होती जा रही है। मगर मैं ये पूछना ज़रूर चाहूँगी आपसे कि इतनी सारी नई चीज़ें एक साथ मार्केट में मुतारिफ करवाना, और सबसे पहली बात कि आप लोग मार्केट में अभी कोई इतना टाइम नहीं हुआ है वे, मगर ऐसे कम्पीट कर रहे हैं आप कंपेयर टू अदर मोबाइल ब्रांड्स हैं, तो ये क्या चक्कर है कि आते के साथ ही इतनी जल्दी आपने मार्केट कैटर कर ली? अच्छा नहीं फिज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली देखिए पाकिस्तान में एक बहुत पोटेंशियल है। अगर हम देखें तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 25 करोड़ के आसपास है और उसमें अभी भी 8 से 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो ये तकरीबन 35% बनता है टोटल पॉपुलेशन का। तो इसका मतलब है कि बज़ाहिर बहुत सारे ब्रांड्स गैर मुल्की भी और मुल्की भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, मगर पोटेंशियल अभी भी बहुत ज़्यादा है कि इतने सारे लोगों के पास स्मार्टफोन है ही नहीं, और जो इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन वो भी हर 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद उसको तब्दील करने के ख्वाहिशमंद होते हैं क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो इट मीन्स कि मार्केट तो है वहाँ पे। अब स्पार्क्स का जो कॉन्सेप्ट था वो था कि वी वांटेड टू मेक टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल टू ऑल पाकिस्तानीज़, के वो पाकिस्तानी जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता है मगर उसकी एस्पिरेशन है कि वो एक अच्छा फ़ोन ले जो कि उसकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करे, जो एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मोबाइल फ़ोन हो। तो उसके लिए हमने फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग का पाकिस्तान में आगाज़ किया, जो कराची में हमारी फैक्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी वजह से लोगों ने हमें पजीराई दी कि जो एक ऐसा सेगमेंट था जहाँ पे लोगों को फ़ोन चाहिए था मगर उनकी अफोर्डेबिलिटी वैसी नहीं थी, तो वहाँ पे हमने जब एंट्री दी तो उससे हमें लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग गुड। अच्छा, नेक्स्ट जनरेशन्स ऑफ स्मार्टफोन्स में हम कौन सी ऐसी इनोवेशंस है जिसकी तवक्को कर सकते हैं, कोई बेहतरीन इनोवेशंस जो आप? अच्छा देखिए, एवोल्यूशन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप 10 साल पीछे चले जाइए तो मोबाइल फ़ोन छोटे हो रहे थे, हम ये देखते थे कि फ़ोन स्लिम होना चाहिए जब स्मार्टफोन नहीं आए थे। अगर आप 2005 की या 2008 की बात करें, एंड्रॉयड 2010 के बाद आया, तो फ़ोन होता था कि कितना छोटा हो सकता है, कितना स्लिम हो सकता है। उसके बाद फिर फ़ोन बड़े होने शुरू हो गए। अब हम देख रहे हैं कि फोल्डेबल फ़ोन आ रहे हैं, फ्लिप फ़ोन्स आ रहे हैं। अब जो बेसिकली डिवाइस के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो उसका सॉफ्टवेयर होगा। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं, AI, ओपन AI, चैट GPT। तो ये चीज़ें जो हैं ये अब आगे टेक्नोलॉजी को रीडिफ़ाइन करेंगी। अब जितना ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट होता चला जाएगा, जितनी ज़्यादा देखिए बेसिकली हो क्या रहा है कि अब आप चैट GPT के थ्रू या ओपन AI के थ्रू वो काम कर सकते हैं सेकंड्स के अंदर जिसमें आपको कभी घंटे या कभी दिन भी लग जाते थे। लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, लोग डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, इवन लोग जो है वो इतनी कॉम्प्लेक्स किस्म के एल्गोरिथम्स चैट GPT के थ्रू लिख रहे हैं। और ये सब किस में हो रहा है कि आप एक ऐप खोलते हैं, उसके अंदर आप टाइप करते हैं मुझे ये चाहिए। इवन लोग, आपने अपने ट्रैवल आइटिनरी बनाना है कि आपने यहाँ से युगांडा जाना है, वो आपको पूरा एक जो है वो स्केड्यूल बना के दे देगा और वो साथ में उसकी टेंटेटिव कॉस्ट भी बता देगा। AI जो है अब हर जगह मोबाइल फ़ोन्स में देखी जाती है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ठीक है जी। तो इसका जो इस्तेमाल है, इसकी जो चीज़ें हैं, ये नई इनोवेशंस अगर मैं इस पर बात करूँ तो उसमें ये पाई जाती हैं, इसमें ज़रूरी है टू हैव एक अच्छे मोबाइल में। तो टेक जॉइंट्स की जो मौजूदगी है, ठीक है, इसमें मैं ये भी पूछना चाहूँगी टेक जॉइंट्स की जो मौजूदगी है उसमें ये जो ग्लोबल इंडस्ट्री है
उसमें कैसी जगह बनाई जा सकती है? अच्छा देखिए, अभी जो ओपन एआई तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबके लिए अवेलेबल है, मगर अब बहुत सारे बड़े ब्रांड जिनको हम टेक जाइंट्स बोलते हैं, उन्होंने उसको इंटीग्रेट कर दिया अपने फ़ोन्स के अंदर, कि उन्होंने एक चीज़, एक स्ट्रक्चर मौजूद था, उसके ऊपर उन्होंने अपनी एक इमारत तामीर कर ली। अच्छा। मगर अगर जिस तरह हम लोकल ब्रांड्स हैं, तो चैट जीपीटी तो लोकल ब्रांड्स के ऊपर भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो अभी होगा ये कि आपको इसको लोकलाइज करने की ज़रूरत है, कि जो हमारी नौजवान तबका है उसके लिए आप क्या मौके पैदा कर सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए वो अपने लिए जॉब्स के मौके कैसे पैदा कर सकते हैं, नई जो चीज़ें हैं वो कैसे सीख सकते हैं, जिस तरह प्रोग्रामिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ओमनी चैनल मैनेजमेंट है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको अब आप घर बैठे अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें और अच्छे तरीके से इन टूल्स को इस्तेमाल करें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इन लाइक शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप घर बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए जो है इस तरह की जॉब्स और सब चीज़ें जो है डिस्कवर जी, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप देखें कि वर्क फ्रॉम होम कोविड के बाद तो अब बहुत सारी जो टेक इंडस्ट्री है वो लोग आते ही नहीं है ऑफिस, वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं और वो जो टास्क है उनको मिलता है वो उसको मुल्क की मैशत को भी बेहतर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाँ जी, उसकी वजह ये देखें कि जितना भी ये काम है ये सारा का सारा बैरून मुल्क जो कंपनीज़ हैं वो देती हैं, जिस तरह फाइवर है या अपवर्क है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वो बच्चे जो भी काम कर रहे हैं वो डॉलर्स में पैसे कमाते हैं, वो FDI पाकिस्तान आएगा तो ज़ाहिरी बात है मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। और ये जो नौजवान नस्ल है इसको आप मैं चाहूँगी कि कोई ऐसा मैसेज ज़रूर दें कि जो स्टार्टअप जो है उसको $multi-million के एंटरप्राइजेज़ में तब्दील करने के लिए जो नौजवान नस्ल है वो अपने तजुर्बे से क्या एक नई चीज़ जो है। अच्छा देखिए, एक $multi-million मेरे ख्याल में हर आइडिया जो है ना वो $multi-million होता है। कैसे? हर आइडिया। पॉइंट ये है कि आपको उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। आइडिया तो सारे ही अच्छे होते हैं। अच्छा। आप कहते हैं कि जी हमने ये चीज़ करनी है, दिस इज़ अ ब्रिलियंट, और उसकी ज़रूरत भी है। मगर जो मैंने स्टार्टअप्स में हम बहुत सारी मेंटरिंग भी करते हैं, बहुत सारे इनक्यूबेशन सेंटर्स में मैं जब जाता हूँ लोगों के साथ बात करता हूँ, बच्चों के साथ, कंसिस्टेंसी का बड़ा फुकदान है। देखें, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप कभी भी गिव अप नहीं करें। एक आइडिया जो है उसको पनपते हुए उसको, एक आप दरख्त लगाते हैं ना, एक बीज है, आपने उसको बोया, अब वो दरख्त आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा, ओवरनाइट तो वो फल नहीं देने लग जाएगा। यहाँ पे देखा ये गया है कि एक चीज़ अगर आपसे नहीं हो रही है तो यू जस्ट एराडिकेट और आप मूव ऑन टू समथिंग एल्स। आपको उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। गिव अप नहीं करें, आप पिवट करें। मिसाल के तौर पे आप एक आइडिया लेके आए, वो वैसा सक्सेसफुल नहीं हुआ या जैसा रिस्पांस उसको आपको मार्केट से नहीं मिला, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ आपको एक और एंगल तलाश करना पड़ेगा कि मैं इसी चीज़ को अगर इस एंगल से मार्केट में दोबारा री एंट्री दूँ तो क्या मुझे, अब आप जिस तरह देखिए जो राइड हेलिंग सर्विसेज हैं, जो उबर है, करीम है, अभी यांगो आ गया है, उसके बाद फिर क्या हुआ, इन ड्राइव आया। अब लोग ये कहते थे कि इतनी सारी राइड सर्विसेज अवेलेबल हैं तो ये तो फेल हो जाएगा। अब उन्होंने पिवट क्या किया, उन्होंने ये किया कि ड्राइवर्स को ऑप्शन दे दी कि हाँ ये एक कॉस्ट है, इस कॉस्ट की बेसिस के ऊपर आप राइड एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं। तो क्या हुआ, अब ड्राइवर भी खुश है क्योंकि बाकी मतलब एग्जीक्यूशन वाला जीता, आइडिया पहले से मौजूद है। देखिए ज़रूरत तो है, आपको भी टैक्सी इस्तेमाल करनी था, फिर फेसबुक आ गया, फिर फेसबुक छा गया, स्टफ ऑल दैट। यस, सो दिस इज आई थिंक हर आइडिया जो है वो $1 मिलियन आइडिया। आप क्योंकि मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, कंज्यूमर मार्केट से लेके आपका क्लाइंटेल, जो भी मार्केट, जो आपके लोग हैं जो ख़रीदते हैं आपके इस प्रोडक्ट को, आप उनके इमोशंस को समझते हैं। जो लोग ख़रीद रहे होते हैं, जो जेब से पैसा निकालते हैं एक मोबाइल फ़ोन के लिए, ख़ास स्मार्टफोन्स के लिए, और फिर वो जब जाके किसी दुकान में एक अच्छा फ़ोन ख़रीदते हैं, तो मैं एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि जब, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी रिसर्च है आपकी, तो पाकिस्तानियों के लिए कौन सी ऐसी नई चीज़ है स्पार्क्स स्मार्टफोन्स में जो आप ज़रूर, आपको लगता है कि वो आपको अपने लोगों को देनी चाहिए और आप बताना भी चाहेंगे? जी अच्छा, देखिए स्पार्क्स की जब बात होती है तो एक तो ये हम लोगों के लिए जो ख्वाहिश होती है कि वो एक नया फ़ोन लें, अफोर्डेबल फ़ोन लें और वारंटी के साथ हो, कि अगर उसमें कोई ख़राबी हो जाती है तो उसका पुरसाने हाल होना चाहिए। अब जिस प्राइस सेगमेंट में हम ऑपरेट करते हैं या जो हमारा एक टारगेट मार्केट है, वहाँ पे ज़्यादातर यूज्ड फ़ोन पहले लोग लेते थे, सेकंड हैंड फ़ोन लेते थे। तो एक तो उसकी वारंटी नहीं होती है, उसका कोई मसला हो गया तो बस वो ख़राब हो गया। अब अगर आप रूरल एरियाज़ में या टियर 2, टियर 3, टियर 4 के सिटीज़ हैं,
वहाँ पे लोगों की जो ख्वाहिश थी उसको हमने पूरा किया कि एक तो बॉक्स पैक फ़ोन मिल रहा है आपको, ठीक है, बिल्कुल नया फ़ोन मिल रहा है, उसकी वारंटी भी है 12 महीने की, ठीक है। और उसके बाद अगर उसमें कोई ख़राबी हो जाती है तो हमारा UN नंबर भी है। एक तो हमारे 27 कस्टमर केयर सेंटर्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान, आप जाइए, वो आपको फैसिलिटेट करेंगे। इन केस के आप घर से निकलना नहीं चाहते हैं तो आप फ़ोन कर दीजिए हमारे UN नंबर के ऊपर, तो वो नुमाइंदा जो है वो आपसे रब्ता कर लेगा, और अगर आप फ़ोन पिक करवाना चाहते हैं तो फ़ोन पिक भी कर लेंगे। लास्ट सवाल, आपके डिप्लॉय ग्रुप में सबसे दिलचस्प लम्हा आपका कौन सा था, प्लीज़ बताइएगा। जब तक आप बता रहे, मैं क्योंकि ये मोबाइल भी दिखाती हूँ कि ये आपका फ़ोन में ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, यू कैन सी अभी तो लॉक लगा हुआ है, बट इट इज़ सो गुड, इसका साउंड भी बहुत अच्छा है। और ये कौन सा वाला मॉडल? ये Edge 20 Pro है जो आपके हाथ में, 20 Pro। हाँ जी, इसके पिक्चर्स भी बहुत अच्छे, इसके पिक्चर्स, वीडियो, और इसका एक तो सबसे बढ़िया फ़ोन सुनने में साउंड अच्छा आता है। आई डू हैव माई दिस फ़ोन इज़ वेल, बट सबसे ज़्यादा मेरा इस्तेमाल ये वाला हो रहा होता है, यू सी। तो थैंक यू, लाइक मैं सीरियसली बता रही हूँ कि ये तो एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिकल मैंने आपको बताई कि मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। अगर आप भी अगर ले के देखेंगे फ़ोन तो आपको फ़ोन में कोई ख़राबी, कोई इसमें एक फ़ॉल्ट नहीं दिखेगी आपको, बल्कि बहुत अच्छा लगेगा। एक ऐसा फ़ोन मैं आपको सच बताऊँ जो आपकी पॉकेट के साथ अफोर्डेबल हो, नया फ़ोन हो यार, यूज़ फ़ोन की क्या ज़रूरत है कि किसी आप दुकान में जाके किसी का यूज़ फ़ोन उठाएँ, तो फिर स्टाइलिश भी हो थोड़ा सा, एंड इट्स लाइक वेरी स्लिम, यू सी कितना स्लिम एंड स्मार्ट है, यू कैन कैरी। अब इसके तो मेरे ख्याल से इसके भी और कोई नए मॉडल्स भी आपने तारीफ करा दी। इसके बाद हमारी एक अल्ट्रा 8 की अभी सीरीज़ चल रही है, जो नई सीरीज़ है, दैट्स अ वेरी गुड। मैं वो भी लूँगी जाके, क्योंकि देखिए एक चीज़ अगर मार्केट में अच्छी आए तो ज़रूर लेनी चाहिए, और उसको उनके काम को लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो हमारा इतना ख्याल कर रहे हैं। तो ज़िशान, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। मैं ये लोगों की आवाज़ बन के कह रही हूँ कि कोई अच्छी चीज़ मार्केट में आई है, सबसे बड़ी बात अफोर्डेबल है, स्लिम स्मार्ट है, और आप हमारी तकलीफ़ों को, हमारी ज़ुबान को समझते हैं, मार्केट को समझते हैं। सबसे बड़ी बात, आवाम आपसे खुश है, तो इसी तरह काम करते रहिए, ठीक है, और आते रहिए जी, इंशाल्लाह। आई विल सी यू अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। अरे नहीं, कल मिलते हैं, खुदा हाफ़िज़।